छात्रों, मैं सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड 4th सेमेस्टर का टॉपिक समय सारणी के सिद्धांत एवं कठिनाइयाँ, इसके बारे में छात्रों अध्ययन करूँगा। तो ये डीएलएड 4th सेमेस्टर में जो आपको अभी तक, इसके पहले मैंने आपको समय जो पुस्तकालय प्रबंधन के बारे में, या तो जो इसमें आप लोग लर्निंग कार्नर के बारे में अध्ययन किए इसके पहले क्लास में, तो आज मैं आपके समक्ष जो है डीएलएड 4th सेमेस्टर का ये टॉपिक है समय सारणी के सिद्धांत एवं क्या इसमें डिफ़िकल्टियाँ या क्या इसमें डिफ़िकल्टीज या कठिनाइयाँ होती हैं। जैसे हम बात करें कि समय सारणी मीनिंग में क्या होता है, समय सारणी किसको कहते हैं। देखिए छात्रों, ये जो समय सारणी है इसको हम टाइम टेबल के नाम से जानते हैं। जब हमारा क्लास चलने को प्रारंभ हो जाता है एक विद्यालय के अंतर्गत, तो एक मैनेजमेंट या जो प्रबंधन के माध्यम से समय सारणी का निर्माण कर दिया जाता है। जो अध्यापक जैसे विद्यालय में जो उपस्थित रहते हैं, किस क्रम में कैसे आपको पढ़ाना है, उनको वो जो ध्यान देने का कार्य जो है समय सारणी के माध्यम से छात्रों की जाती है। अगर देखें छात्रों, तो ये जो समय सारणी है इसको जो है समय सारणी, मैंने कहा इसको टाइम टेबल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगर देखें तो इसमें जो समय सारणी चक्र है इसको जो है समय विभाग चक्र के नाम से छात्रों जानते हैं। जो समय सारणी है इसको हम छात्रों समय विभाग चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है, या इसी को जो है समय चक्र या इसी को जो है समय तालिका के नाम से भी छात्रों इसको जाना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो समय सारणी या जो है विभाग एक ऐसी प्लान है या एक ऐसी जो योजना है कि जिसके अंतर्गत प्रत्येक कक्षा के अध्यापित विषयों एवं उनकी जो है गतिविधियों का समस्त लेखा जोखा होता है, या जो आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं किस टाइम पे गए हैं, कौन सा घंटा है, इन समस्त जो गतिविधियों का उसमें छात्रों या जो लेखा जोखा होता है, या जो अध्यापक की पढ़ाए हुए विषयों का या किस क्लास में आप गए हैं उसका समस्त क्या होता है, लेखा जोखा एक समय सारणी के निर्माण में, या जो समय सारणी का सिद्धांत है इसी के तहत हम अध्ययन करते हैं। अगर देखा जाए छात्रों, तो जो ये समय सारणी है इसमें इसके माध्यम से जो विद्यालय होता है उसकी कार्य की जो अवधि के ज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों को प्रदान किए गए समय और जो है अध्यापकों के इसमें जो कार्यभार है का उसका पता जो है लगाया जाता है। ये समय सारणी के जो है निर्माण के हो जाने से ये सारी जो है समस्याओं का अंत छात्रों हो जाता है। अगर देखें छात्रों, तो ये जो समय सारणी के निर्माण है इसके कुछ सिद्धांत भी हैं। अब देखिए, मैं आपको अभी तक जो है समय सारणी के अर्थ के बारे में बताया। इसमें जो समय सारणी होता है इसमें प्रत्येक विद्यालय के अंतर्गत कहीं पर जो है 40 मिनट के कालांश बनाए जाते हैं, कहीं कहीं पर जो है 45 मिनट के। तो ऐसे कालांश बनाए जाते हैं जो कि इसी समय सारणी का अनुसरण करते हुए जो है अध्यापक अपने जो है विषयों का समावेश करते हैं अपने समय सारणी के अनुसार। तो देखा जाए, मैं बताया आपको, तो जो समय सारणी है छात्रों इसको हम जो है समय विभाग चक्र, इसको जो है समय तालिका चक्र के नाम से भी छात्रों इसको जाना जाता है। तो ये मैं इसके मीनिंग के बारे में आपको समझ बताया। तो ये था हमारा समय सारणी। तो अब बात करते हैं समय सारणी के क्या हैं सिद्धांत। अगर छात्रों इसके हम जो है थ्योरी के बारे में देखें, तो इनकी जो थ्योरी हैं वो 3 स्तरों से जो है निकलकर सामने आते हैं। जो हमारा पहला जो थ्योरी आता है या पहला जो थ्योरेटिक आता है उसमें छात्र हित संबंधी सिद्धांत आता है। फिर जो दूसरा प्रमुख जो है थ्योरी है वो अध्यापक हित संबंधी जो है सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद फिर जो नंबर 3 आता है इसमें अन्य बातें। फिर इसमें क्या क्या जो डिफ़िकल्टीज होती हैं फिर हम इसके बारे में छात्रों आपके समक्ष बताने वाला हूँ।
तो पहला जो है छात्र हित संबंधी क्या सिद्धांत है उसके बारे में, जैसे समय सारणी के बनाते समय या समय सारणी का फॉर्मेशन करते हुए अध्यापक छात्रों के समक्ष जो है छात्र के हित संबंधी कुछ जो है थ्योरी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे उन्हीं को जो ध्यान में जो रखते हुए कुछ समय सारणी का फॉर्मेशन कैसे किया जाए, किस ढंग से जो है बनाना है कि जिससे छात्र ऊबे न या छात्र के अंदर कोई थकावट का ये एहसास न हो, क्या मौसम है उस मौसम को जो ध्यान में रखते हुए जो है ये हित संबंधी जो है थ्योरी का जो है फॉर्मेशन किया गया है समय सारणी के तहत। अब छात्रों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जो इनके थ्योरी हैं या जो इनके जो है सिद्धांत हैं, उनके जो है सिद्धांत के तहत जो पहला हमारा आता है थ्योरी छात्र हित संबंधी सिद्धांत। तो जो है समय सारणी का जो सिद्धांत में प्रथम जो है सिद्धांत छात्र के भलाई संबंधी इसमें थ्योरी आता है छात्रों। तो इसमें फिर जो है पहला आता है छात्र के हित संबंधी जो सिद्धांत में रुचि एवं जो है योग्यता का ध्यान। तो अब इसके अंतर्गत देखें छात्रों, जो हमारा ये समय सारणी का निर्माण है इसका फॉर्मेशन करते समय या इसको बनाते समय अध्यापक को जो है छात्र की क्या इंटरेस्ट है, छात्र की क्या रुचि है एवं उनकी क्या जो योग्यता है, इन सभी को जो है ध्यान में जो रखते हुए समय सारणी का उनको जो निर्माण करना चाहिए। इन्हीं जो है थ्योरेटिक या इन्हीं थ्योरी का उन्हें हमेशा या जो है सदैव ही उनको अनुसरण करते रहना चाहिए छात्रों। जैसे अब बात आती है कि रुचि के बारे में कि छात्र की रुचि किस विषय में कैसी है कैसी नहीं है, तो उन्हीं के अनुसार कुछ उनके विषयों का समावेश जो है कालांश या समय सारणी के अनुसार आगे रखना चाहिए। जो विषय छात्रों के अंदर ज़्यादा रुचि उत्पन्न करें, जैसे कुछ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो गए, जैसे गणित विषय हो गए या गणित विषय के अलावा कुछ अंग्रेजी सब्जेक्ट जैसे हो गए या विज्ञान हो गए, इन सभी जो विषयों का समावेश छात्रों को उनकी जो रुचि को जो है ध्यान में रखते हुए या उनकी क्या योग्यता है, क्या योग्य हैं ज़्यादातर पढ़ने में, तो उसी जो योग्यता का अनुसरण करते हुए कुछ विषयों को उनके रुचि के अनुसार आगे क्रम में रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं रुचि क्या होता है। रुचि में देखिए छात्रों, जो रुचि है मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि जो रुचि है इसको हम इंटरेस्ट के नाम से छात्रों जानते हैं। जैसे शिक्षण के सिद्धांत में रुचि का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने जो रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर छात्रों करते हैं। तो शिक्षण को उपयोगी एवं प्रभावशाली बनाने के लिए छात्र की विषय वस्तु या पाठ्यवस्तु में रुचि का उत्पन्न होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। बिना रुचि उत्पन्न किए हुए अध्यापक अध्यापन कार्य में उनका अध्यापन कार्य करना संभव नहीं होता है। अगर हम रुचि के संदर्भ में बात करें तो मैकडूगल या बिंघम तमाम सारे थिंकर की विचारधाराएं महत्वपूर्ण हैं। जैसे अगर रुचि के संदर्भ में देखें, जो मैकडूगल ने या तो बात करते हैं बिंघम के अनुसार, तो उन्होंने बताया है कि रुचि एक प्रवृत्ति होती है। रुचि एक छात्रों प्रवृत्ति होती है जो कि मनुष्य के अनुभवों को वह सदैव ही जो है लीन करने का कार्य करती है। और इसी तरीके से देखें तो मैकडूगल की जो डिफिनेशन आती है, उन्होंने छात्रों ये कहा है कि जो इंटरेस्ट होता है या जो रुचि होता है एक छिपा हुआ एक अवधान होता है, अटेंशन होता है, और अवधान ही जो है रुचि का एक क्रियात्मक रूप होता है। तो मैं इसीलिए आपको यहाँ बताया कि जो छात्र हित संबंधी जो सिद्धांत है उनमें पहला जो है सिद्धांत के अंतर्गत आता है ए नंबर, रुचि एवं योग्यता का ध्यान। अध्यापक को या जो विद्यालय की जो मैनेजमेंट होते हैं या जो प्रबंधक होते हैं या जो प्रधानाचार्य होते हैं, उनको सर्वप्रथम यह ध्यान में रखते हुए समय सारणी का फॉर्मेशन करना चाहिए कि जो विषय ज़्यादा छात्रों के लिए रुचिकर हो उस विषयों का समावेश जो है
पहले रखा जाए, या तो ऐसे कह सकते हैं कि जिन विषयों का समावेश छात्रों में कुछ कम है उन विषयों को पहले रख करके फिर जिन विषयों में छात्रों की रुचि ज़्यादा है अगर उनको बाद में रखेंगे तो उन्हीं की सहायता से जिन छात्रों या जिन विषयों में छात्र की रुचि कम है उनमें भी उनकी रुचि जो है बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। कहने का मतलब कि जिन विषयों में छात्रों की रुचि है ज़्यादा उनको बाद में रख दिया जाए 2 क्लास 3 क्लास के बाद। तो इससे क्या होता है कि जिस विषय के प्रति छात्रों में रुचि उत्पन्न नहीं होगा तो उस विषय के प्रति भी छात्रों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। यही समय सारणी के निर्माण की प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण विधि है। तो इसी जो है प्रबंधन में तो थ्योरी के अंतर्गत मैं आपको बताया कि रुचि एवं जो योग्यताओं को ध्यान में रखा जाए। फिर इसी क्रम में छात्रों जो आगे हमारा टॉपिक आता है 12 नंबर क्षमताओं का ध्यान। अगर इसी क्रम में देखें तो जो समय सारणी का निर्माण करते समय या समय सारणी के जो थ्योरी हैं या सिद्धांत हैं, इन जो है सिद्धांत में जो पहला हमारा थ्योरी चल रहा है छात्र हित संबंधी जो सिद्धांत है, इसके तहत जो है क्षमताओं का ज्ञान। तो अध्यापक को सर्वप्रथम जो है या जो मैनेजमेंट होते हैं तो समय सारणी का जो फॉर्मेशन करते हुए छात्रों के जो है ध्यान में ये रखा जाए कि जो छात्र की क्षमताएं कितनी हैं, छात्र के सोचने समझने की कार्य क्षमता कितनी होती है, उनको कितना ज्ञान है। तो उनकी जो क्षमताओं के ज्ञान को ध्यान में जो रखते हुए उनके जो है समय सारणी का निर्माण छात्रों करना चाहिए। तो क्षमता का मतलब ये होता है कि छात्र उस विषय के प्रति कितना निपुण है, कितना अग्रसर है। जो अध्यापक छात्रों को या अध्यापक जो छात्रों के समक्ष जो कुछ बताते हैं उसके प्रति जो है छात्र कितना जो है उस बात को आसानी से समझ लेते हैं अध्यापक की बात को। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि क्षमताओं का ज्ञान का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है छात्रों। तो ये समय सारणी का निर्माण करते समय इनके जो सिद्धांत हैं उनका फॉलो करना अत्यंत ही मस्ट होता है, यह अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो क्षमताओं का ज्ञान का होना परम आवश्यक है कि छात्र की क्या क्षमता है, उनको क्या जानकारी है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए फिर आगे हमको जो है नवीन ज्ञान को उनको जोड़ने का कार्य अध्यापक को सदैव ही करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि बालक को जो है उनकी क्षमताओं का बिना आकलन किए हुए उनको ज्ञान लिए हुए तो आप जो है किसी नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते जाना ये भी ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि छात्रों की जो क्षमता है उनके ज्ञान का आकलन करिए, फिर आकलन करने के बाद फिर आप उस टॉपिक से आगे जाइए। इससे जो है कक्षा को रोचक एवं प्रभावशाली एक अध्यापक बना सकता है। तो अब इसी क्रम में देखें छात्रों तो जो क्षमताओं के ज्ञान के बाद फिर नंबर 3 आता है वाइडर। तो वाइडर माने होता है क्या व्यापकता होती है या व्यापक। तो समय सारणी के निर्माण में या समय सारणी के जो सिद्धांत हैं इस जो सिद्धांत के अंतर्गत जो नंबर 3 आता है कि इसमें व्यापकता का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर ये व्यापक नहीं रहेगा तो छात्र के लिए ये हितकारी भी नहीं होगा। तो न तो जो छात्रों में ये रुचि उत्पन्न करने का कार्य करेगा, न तो उनको जो है उनकी जो योग्यताओं की वह जांच कर पाएगा समय सारणी। तो कहने का मतलब छात्रों ये है यहाँ पर कि जो समय सारणी का सिद्धांत है इस सिद्धांत के तहत जो है व्यापकता का होना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे जिसमें छात्रों को अपनी इच्छा एवं उनकी क्या जो है विषय हैं या उनकी क्या रुचि हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार जो है उनको विषयों को चुनने में सुविधा हो या जो चयन करने में प्रायः उनको जो है सुविधा हो, यही उनके अंदर जो है व्यापकता लाने का छात्रों कार्य करता है। कोई विषय हो जब उसको विषय को चयन करने में उनके अंदर कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ये उनके अंदर जो है व्यापकता का या तो ऐसे कहना चाहिए कि समय सारणी बिल्कुल व्यापक होनी चाहिए।
समय सारणी जो फॉर्मेशन विद्यालय के मैनेजमेंट के माध्यम से तैयार की जा रही हो वह जो है छात्रों के लिए बिल्कुल व्यापक होनी चाहिए और इसके अनुसार जिसमें छात्रों को उनकी इच्छा एवं रुचि के अनुसार जो है विषय चुनने में सुविधा उनको हो सके। तो कहने का मतलब यही इस टॉपिक के तहत इनमें व्यापकता का होना अत्यंत ही मस्त छात्रों होता है। अब देखें जो व्यापकता के बाद आगे जो हमारा आता है डी नंबर आता है छात्रों। तो जो ये डी नंबर है घंटों के क्रम का ध्यान। तो समय सारणी का निर्माण करते समय या जो समय सारणी बनाई गई है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत तो इसमें इस बात का सदैव अध्यापक को ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें घंटों के क्या क्रम है या सीक्वेंस क्या है उसे एक क्रम को जो ध्यान में रखते हुए अपने उसी क्रम का अध्यापक का अनुसरण करते हुए उसी क्रम को जो है पढ़ाना चाहिए कक्षा कक्ष में। जैसे घंटा के क्रम क्या है पहला दूसरा तीसरा फोर्थ कह सकते फिफ्थ है जिस क्रम में जिनका जो है अध्यापन के लिए लगा है कक्ष में पढ़ाने के लिए तो अपने अध्यापक को जो है उसी घंटों के क्रम का अनुसरण करना चाहिए। घंटों के क्रम को ध्यान में जो रखते हुए अध्यापन कार्य को सदैव से आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे समय सारणी को निर्माण मैंने बताया कि इसमें प्रथम एवं अंतिम घंटों में जैसे कुछ कठिन विषय होते हैं कुछ आसान विषय होते हैं छात्रों तो उसमें जो है प्रथम एवं जो अंतिम होते हैं उसमें कठिन एवं जो है सरल विषय न रखे जाए क्योंकि जब अगर पहले या कठिन रख दिए फिर बाद में सरल रखेंगे तो इससे जो है छात्र को जो है विषय वस्तु मिलेगा कि बहुत कठिन है। दूसरी बात छात्रों में इसके माध्यम से रुचि का उत्पन्न होना या जो है रुचि का होना बिल्कुल नहीं होगा या तो रुचि उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब इसमें जो पहला एवं जो सातवां या लास्ट या अंतिम जो है पीरियड जो क्लास में बनाई जाती है उसमें कुछ जो है यानी कठिन और थकान वाले कुछ विषय न रखे जाएं कि जो कि छात्रों में हमेशा ये बोझिल लगे। कहने का मतलब कि सभी छात्रों को जो ध्यान में रखते हुए ये समय सारणी का छात्रों प्रबंध अध्यापक को या मैनेजमेंट को करना चाहिए। फिर इसी क्रम में जो है उनको अध्यापन कार्य कक्षा में जाकर छात्रों करना चाहिए। अब देखें छात्रों जो समय सारणी का निर्माण है या उनके जो थ्योरी हैं इस थ्योरी के तहत फिर हम ई नंबर आ जाते हैं आयु का ध्यान। समय सारणी का निर्माण करते समय अध्यापक को सदैव इस बात का ध्यान जो रखना चाहिए कि छात्र का आयु क्या है छात्र किस स्तर का है। मैं आपको जो है इसके पहले IQ के बारे में छात्रों बताया था। IQ जो ये IQ होता है वो EMA/CA गुणते 100 होता है छात्रों। अगर हम इसके बारे में ध्यान दें तो ये हमेशा मेंटल एबिलिटी है ये क्रोनोलॉजिकल एबिलिटी है और ये इंटू 100 आता है। तो इसका मतलब ये होता है छात्रों तो बुद्धि लब्धि है। तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो थोड़ा चर्चा कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो MA मतलब मेंटली एबिलिटी। तो कहने का मतलब बुद्धि लब्धि क्या है मानसिक आयु और जो है वास्तविक आयु में 100 का गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं बुद्धि लब्धि कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये आयु का ध्यान रखना ये अध्यापक का परम कर्तव्य है। बिना जो है यह आयु का डिटर्मिनेशन किए अध्यापक को अध्यापन कार्य करना छात्रों बिल्कुल संभव नहीं होता है। इसीलिए हम ये बता दें आपको तो एक अध्यापक को अगर समय सारणी बनाई गई है तो उस समय सारणी को बखूबी ढंग से पालन करते हुए इनके जो थ्योरी हैं उनमें थ्योरी में छात्रों का क्या आयु का स्तर है उस आयु के स्तर का उचित तरीके से ध्यान देते हुए छात्रों के अपने पाठन या विषय वस्तु की ओर फिर बढ़ना चाहिए। पता लगे कि आप जो है छात्रों को इतना जो है आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा दिए इतना जो है हाई फाई या उच्च स्तर की चीज़ें उनको बता दिए कि जो कि बालक की सीमा से परे हैं।
कहने मतलब आप उस लेवल के चीज़ छात्रों को बताएं जो कि उनसे पूर्ण ज्ञान के साथ, कहने मतलब छात्रों को पूर्ण ज्ञान के साथ अध्यापक को सदैव जो है जोड़ने का कार्य करें। जैसे कोई भी टॉपिक अध्यापक को बताना है, पहले उनसे प्री नॉलेज ले लेते हैं, फिर उसी का अनुसरण करते हुए फिर हमको न्यू टॉपिक या नए प्रकरण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। इससे जो है छात्र उस विषय में रुचि भी लेंगे और छात्रों के आयु स्तर का भी जो है पता लग जाएगा, या इससे आयु स्तर का भी ध्यान अध्यापक देने में सक्षम हो सकेंगे। तो यही अगर देखा जाए छात्रों, ये जो हमारा टाइम टेबल है या जो ये समय सारणी है, अगर इसी के माध्यम से देखें तो हम छात्रों में आयु का ध्यान अच्छे ढंग से लगाते हुए उनके जो है मार्ग की ओर हम अग्रसर होते हैं, जिससे कि छात्र उस विषय या पाठ्यवस्तु में आसानी से के साथ किसी भी विषय वस्तु को समझने में सहायता हो सके। अब देखिए अटेंशन ऑफ एज हो गया, तो अब इसी के बाद आता है एफ नंबर है विषयों के क्रम का ध्यान। अभी मैं आपको बताया छात्रों कि समय सारणी का फॉर्मेशन करते हुए या समय सारणी का निर्माण करते हुए अध्यापक को सर्वप्रथम इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिस क्रम में जो विषय मैंने बताया कि कुछ थकान वाले विषय हैं या कुछ पहले एवं अंतिम जो है विषयों को जो है इस तरीके से बनाना चाहिए समय सारणी कि जो कठिन एवं जो थकान वाले जो विषय होते हैं वो अंतिम में न रखा जाए। उनको जब बीच में रखेंगे तो छात्र जो होते हैं जिस विषय में जो है उनको थकान नहीं होता है तो उसी के साथ वो पढ़ते हुए, और जो थकान वाले विषय हैं जैसे कुछ मेंटली या मंद बुद्धि के क्लास में बच्चे होते हैं, जैसे कुछ गणित के विषय होते हैं, उनकी ये समय में नहीं आता है तो उनके लिए यह जो है थकान या उनका मन इस विषय में नहीं लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो समय सारणी का फॉर्मेशन एक अध्यापक या जो विद्यालय के अंतर्गत बनाई जाती है उसमें पहले एवं अंतिम में कुछ कठिन विषयों को जो है इसमें समाहित नहीं करना चाहिए। उनको कहने मतलब बीच में रखना चाहिए कि जिसमें छात्रों में रुचि उत्पन्न हो उसी के साथ साथ जिनसे छात्रों में रुचि उत्पन्न हो वो भी उसी के साथ जो उनका भी अनुसरण छात्र कर लें या उनका भी ध्यान जो है छात्र आसानी से दे सकें। तो ये था जो है मैं आपको समय सारणी जो निर्माण था, इस समय सारणी के निर्माण में क्या इनके थ्योरी आते हैं छात्रों, इनके थ्योरी के तहत मैं आपको विषय के क्रम कि क्या विषय के क्रम होना चाहिए उनका भी जो है अनुसरण करते हुए अध्यापक को जो है एक समय सारणी या टाइम टेबल का फॉर्मेशन सदैव ही कर लेना चाहिए, जो कि एक अध्यापक एवं छात्र कह सकते दोनों के लिए हितकर होता है। जब विषयों के क्रम का अगर ध्यान रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है यह छात्रों के लिए हितकर होगा और छात्रों में यह भी रुचि उत्पन्न करेगा, साथ ही साथ यह अध्यापकों को भी मदद का कार्य या मदद करने में सहायता उत्पन्न कर या मदद करेगा कि विषय का क्रम क्या है, किस क्रम में कौन से विषय को जो है टाइम टेबल में लगाया गया है। अगर इस क्रम में होगा तो अध्यापक अपने उचित तरीके से जो है तैयारी करके विषयों को पठन पाठन या पढ़ाने का कार्य अच्छे ढंग से करेंगे। तो ये था हमारा जो है यप नंबर था विषय के क्रम का ध्यान। तो विषय के क्रम के ध्यान के बाद फिर जी नंबर आगे आता है छात्रों थकावट का ध्यान। समय सारणी को इस ढंग से इसका निर्माण करना चाहिए छात्रों कि जो कि उनके लिए यह जो है थकावट उत्पन्न न करे या उनको जो है थकावट न लगे कि अरे विषय कैसा है कैसा नहीं है। तो एक कहने का मतलब जो है अध्यापक को जो है हमेशा ही छात्रों के हित में सोचते हुए या विद्यालय के जो मैनेजमेंट हैं उनके हित में जो है सोचते हुए उनके लिए जो है थकावट का ध्यान न मतलब जो थकावट का ध्यान देते हुए उनको उचित तरीके से जो है टाइम टेबल का फॉर्मेशन करना चाहिए। थकावट का ध्यान मतलब कि थकावट जिसमें छात्रों को न लगे उस विषयों का समावेश करना चाहिए प्रारंभ या जो मिडिल में या फिर अंततः में घंटों में कि जिससे कि छात्रों में उस विषय के प्रति उनके थकावट या जो उनके थकावट का एहसास
छात्र न कर सकें। तो यही देखा जाए तो ये था जो है समय सारणी के प्रबंधन में, या जो समय सारणी के सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत जो छात्र हित संबंधी कुछ सिद्धांत है, उसके तहत जो है थकावट का जो ध्यान देना अत्यंत ही आवश्यक होता है कि छात्र को जो है कोई जो थकावट एहसास न हो। इन सभी का फॉलो एक अध्यापक को जो है समय सारणी या मैनेजमेंट को जो समय सारणी का फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको अवश्य ही देखना चाहिए। अब देखें तो अगला आता है मौसम का ध्यान। अब इसी क्रम में देखें तो छात्रों, तो जो मौसम का ध्यान है, तो समय सारणी का निर्माण करते समय सदो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, या इस बात का भी जो है ध्यान देना चाहिए कि मौसम कैसा है, कैसा मौसम नहीं है, गर्मी है कि बरसात है कि ठंडक है कि बसंत ऋतु या कैसा जो ऋतु आया है। तो इन सभी मौसमों का जो है ध्यान में चित रखते हुए उसमें समय सारणी का फॉर्मेशन करना चाहिए। अगर इन जो है कहने का मतलब अगर ये कहा जाए कि समय सारणी के जो निर्माण के सिद्धांत में देखा जाए तो जो छात्र के हित संबंधी जो सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत में तो मौसम का जो सिद्धांत है यह अत्यंत, या जो मौसम का ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करना, या फिर उसी तरीके से जो है समय सारणी का जो निर्माण करना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। अगर मौसम का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इससे भी जो है समय सारणी का बनाना संभव नहीं होता है। पता लगे कि आप जो है बरसात के लिए टाइम टेबल या ठंडी के लिए मौसम के लिए आप टाइम टेबल पढ़ाने का बना रहे हैं समय सारणी, या फिर जो है या तो जो गर्मी के लिए बना रहे हैं। कहने का मतलब सभी जो है समय पर जो है या जो मौसमों का ध्यान में जो रखते हुए ये टाइम टेबल को बदल देना चाहिए। जैसा अगर दिन छोटा होते रहना, अगर दिन छोटा हो रहा है तो उन्हें जो मौसम को ध्यान में जो रखते हुए कुछ उसमें जो है समय में कटौती करना। जैसे 40 मिनट का कालांश है तो आप 38 मिनट कालांश रखिए, या इसी तरीके से जो है कुछ जो है समय में कटौती करते हुए जैसा दिन छोटा है इसी तरीके से कहा जाए तो जो मौसम है उस मौसम को भी जो है ध्यान में जो रख करके समय सारणी का हमेशा ही अनुसरण या तो समय सारणी का निर्माण करते रहना चाहिए, जो कि छात्रों के लिए सदैव हितकर हो, या तो छात्रों के अंदर या तो छात्रों के लिए लाभकारी प्रदान हो सके। अब आगे देखें छात्रों, तो जो मौसम के ध्यान के बाद फिर आगे जो हमारा आता है पाठ सहगामी क्रियाओं का स्थान या ध्यान कह सकते हैं। अब देखिए छात्रों कि पाठ सहगामी क्रियाएं क्या होती है। करिकुलम को जो होता है, करिकुलम या तो एक्टिविटीज कहते हैं इसको, पाठ सहगामी क्रियाएं। अब देखें छात्रों, आपके दिमाग में बातें आती होगी कि पाठ सहगामी क्रियाएं होती क्या है। तो कहने का मतलब एक समय सारणी के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांत के अंतर्गत जो पहला हमारा थ्योरी चल रहा है कि छात्र के हित संबंधी जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत जो पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, इस क्रियाओं के तहत जो है उसका या तो इसका जो समय सारणी में पाठ सहगामी क्रियाओं का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है छात्रों। अब देखें पाठ जो सहगामी का मतलब होता है साथ साथ, और एक्टिविटी मानी क्रिया करना। तो कहने का मतलब छात्र ये होता है कि अध्यापक के साथ साथ जो छात्रों की परस्पर क्रिया सम्मिलित होती है या क्रियाएं सम्मिलित होती है अध्यापन कार्य में, वैसी को हम जो है पाठ सहगामी क्रियाएं कहते हैं। अगर इसके संदर्भ में देखें तो ये कनिंघम है, उनकी डिफिनेशन है कि जो पाठ्यक्रम होता है वो कलाकार के हाथ का यंत्र होता है, वो जैसा जिस तरीके से चाहे उसको तोड़ मरोड़ करके छात्रों को बताने या समझाने का प्रयास करते हैं पाठ्यक्रम को। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है छात्रों कि जो ये पाठ सहगामी जो क्रियाएं होती हैं
जो ये पाठ सहगामी क्रियाएं होती हैं, ये सदैव ही जो है अध्यापक और छात्र को ये सदैव जोड़ने का कार्य करता है। ये अध्यापक एवं छात्र को कभी अलग नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पर सहगामी है, तो सहगामी मतलब साथ साथ अगर अध्यापक पढ़ा रहा है तो छात्र उनका अनुसरण करके पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर अध्यापक कुछ जो है किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो छात्र भी उसका सुनने का पूरा प्रयास करते हैं। कहने का मतलब छात्र यह है, एक तो कहने का कार्य, एक तो सुनाने का कार्य करता है, फिर जो अगला होता है वो सुनने का कार्य करता है। तो कहने का मतलब जो है ये समय सारणी जो है, इस सारणी के अंतर्गत जो है पाठ जो सहगामी जो क्रियाएं होती हैं उनका भी जो ध्यान में रख करके एक समय सारणी का निर्माण विद्यालय के मैनेजमेंट को सदैव ही जो है करना चाहिए, जिससे छात्र को विषय वस्तु के प्रति कोई कठिनाई उत्पन्न हो सके, उनमें या उनके अंदर ये प्रायः रुचि उत्पन्न करने का भी जो है कार्य करें छात्रों। तो ये मैं आपको जो है अब पाठ सहगामी क्रियाओं के ध्यान के बारे में बताया। अब इसी के बाद आगे आता है दिवसों के क्रम का ध्यान। तो जो ये समय सारणी का निर्माण छात्रों किया जाता है एक विद्यालय के मैनेजमेंट के माध्यम से, वह सर्वप्रथम इस बात का भी ध्यान देते हैं छात्रों कि यहाँ पर जो दिवस हैं या तो जो दिन है उनके जो है क्रम का भी जो है ध्यान में रखा जाए, या उनके या जो दिन के क्रमों को ध्यान में उच्च रख करके उसको समय सारणी का निर्माण करते जाना या समय सारणी का निर्माण करना चाहिए। पता ये लगे कि ऐसे जो है समय सारणी का निर्माण एक विद्यालय के अंतर्गत किया जा रहा है कि वहाँ पर छुट्टी के दिन भी जो है या जो संडे है नहीं ध्यान में आया तो संडे का भी दिन जो है वहाँ पर डेट में आ जाता है। तो कहने का मतलब जिस जिस दिन संडे पड़े उस दिन का भी जो है अनुसरण या उनको ध्यान जो रखते हुए फिर जो है दिवस के क्रम का जो ध्यान रखते हुए समय सारणी का निर्माण एक अध्यापक को सदैव ही जो है छात्रों करते रहना चाहिए। फिर दिवस के क्रम के बाद आगे आता है अध्यापक के हित संबंधी सिद्धांत। अगर इसके तहत देखा जाए तो कुछ समय सारणियाँ बनाई गई हैं जो कि अध्यापकों के हित को जो है ध्यान में जो रख करके छात्रों बनाई गई है। जैसे इसमें ये देखा जाए तो जैसे इसमें अगर अध्यापक के हित संबंधी देखें तो जो अध्यापक होते हैं अध्यापक को क्या शारीरिक योग्यता होनी चाहिए, क्या सीमाएं उनकी हैं, क्या उसके मनोवृत्तियों को जो ध्यान में जो है रखना चाहिए या ध्यान रखा जाए। जैसे शारीरिक योग्यता क्या है और उसके बाद क्या सीमाएं हैं और उसकी जो मनोवृत्तियों का ध्यान सदैव ही जो है विद्यालय के मैनेजमेंट को ध्यान में जो रखना चाहिए। ये अध्यापक ही संबंधी जो सिद्धांत है ये भी समय सारणी का एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत छात्रों माना गया है। इसके अंतर्गत देखें तो मैं आपको ये बताया है इसमें जो है एक शारीरिक होता है, क्या उनकी सीमाएं होती हैं शारीरिक सीमाएं, और साथ ही साथ जो है उसके और शारीरिक जो है सीमाओं के साथ साथ ही उसमें जो है क्या उनकी मनोवृत्ति है उनका भी ध्यान में रखते हुए अध्यापन कार्य करना चाहिए। फिर इसमें कुछ अन्य बातें या अदर आती हैं तो इसके तहत जो है कुछ अन्य जो है चीज़ों को जो है अन्य बातों का ध्यान में जो रखते हुए अध्यापक को समय सारणी का निर्माण या प्रबंधन एक विद्यालय के जो मैनेजमेंट हैं उनको अच्छे ढंग से करना चाहिए। फिर आगे आता है डिफ़िकल्टीज आती हैं छात्रों। तो जो यहाँ पर डिफ़िकल्टीज है उसमें कई तरीक़ों से जो है कठिनाइयों का अनुभव छात्रों को होता है जो कि एक समय सारणी के माध्यम से उनको दूर किया सकता है। जैसे अध्यापकों का भाव, आप देखिए छात्रों कि समय सारणी के निर्माण में कठिनाइयाँ ये होती है कि इसमें जो है
अध्यापकों का क्या अभाव है। अध्यापकों की अगर विद्यालय के अंतर्गत जो अध्यापक हैं उनके अंदर कुछ कमी रहेगी या अध्यापक कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि समय सारणी के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न कर देंगे। फिर उसके बाद छात्रों आता है कक्षाओं का अभाव। अगर इसके अंतर्गत देखें तो जो हमारी क्लास बना है उसमें अगर कक्षा की कमी है, कक्षाओं का अभाव है तो जाहिर सी बात है कि ये भी समय सारणी के निर्माण में कठिनाई उत्पन्न कर देंगे। फिर अगला है भौतिक साधनों का अभाव। जैसे समय सारणी की जो निर्माण करते समय प्रमुख कठिनाइयाँ आमतौर पर यह देखी जाती है कि भौतिक साधन विद्यालय में नहीं रहते हैं। भौतिक साधन के रूप में जैसे जो विद्यालय के अंतर्गत जो मैनेजर द्वारा उपलब्ध या प्रबंधन द्वारा जो उपलब्ध किए गए साधन होती है उनमें प्रायः जो है कमी पाई जाती है। तो ये भी जो है भौतिक साधनों का अभाव भी जो है समय सारणी के निर्माण में ये सदैव कठिनाई उत्पन्न करने का कार्य करती है छात्रों। फिर आगे आता है 4th नंबर है विद्यालय में छात्रों की अधिक संख्या। अगर इसके बारे में देखें जो हमारा ये टाइम टेबल है इसमें एक प्रमुख कठिनाइयाँ ये होती है कि विद्यालय में छात्रों की संख्या का अधिक होना। जब विद्यालय में छात्रों की संख्या अधिक हो जाती है तब भी जो है टाइम टेबल का फॉर्मेशन करने में ये कठिनाई उत्पन्न होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण इशूज है, मुद्दे हैं। अगला पॉइंट है 5वां नंबर छात्रों अंश जो है कालिक अध्यापकों की नियुक्ति। देखिए इसमें जो है समय सारणी के निर्माण में ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जब निर्माण किया जाए तो जो अंशकालिक या जो संविदा पर जो अध्यापक जो रखे गए हैं उनको जो ध्यान में रखते हुए एक टाइम टेबल का फॉर्मेशन करना चाहिए जो कि इनकी कठिनाई उत्पन्न करने का छात्रों सदैव ही ये कार्य करता है। तो बस छात्रों आज के लिए हमारा ये टॉपिक था समय सारणी के क्या सिद्धांत हैं, क्या इनमें कठिनाइयों को ध्यान में रखा जाए। तो बस आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।